हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है। हाँ यामिनी, कछुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कछुआ जिंदा है। यामिनी हैरानी के साथ कहती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है युग बाबू? आपने ही तो कहा था कि उस काले साए ने आपकी आंखों के सामने कछुए को मार दिया था। युग परेशान होते हुए कहता है, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही यामिनी, की कछुआ कैसे जिंदा हो सकता है, क्योंकि उस काले साए ने मेरे सामने कछुए की गर्दन पर चाकू से वार किया था। यामिनी कुछ सोचते हुए कहती है, हो सकता है युग बाबू कि ये सब उस काले साए की कोई नई चाल हो, वो फिर हमें अपनी कोई साजिश में फंसाना चाहता हो। युग पलट कर कहता है, पर यामिनी ये भी तो हो सकता है ना कि हमारा कछुआ अभी तक जिंदा हो। वैसे भी वो काला साया कछुए की लाश को यहाँ पर नहीं छोड़कर गया था, उसे वो अपने साथ ले गया था। युग की बात सुनकर यामिनी सोच में पड़ जाती है, पर अगले ही पल वो फुर्ती के साथ बोल पड़ती है, अगर ऐसा ही है तो फिर हमें कछुआ कायर को ढूंढने निकलना चाहिए युग बाबू। हमें किसी भी हाल में पता लगाना होगा कि वो काला साया कहाँ पर है। युग कुछ सोचते हुए कहता है, हमें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है यामिनी, ना ही कछुए और कायर को ढूंढने की जरूरत है। युग का जवाब सुनकर यामिनी को बहुत अजीब लगता है और वो मुंह बनाते हुए हैरानी के साथ बोल पड़ती है, पर क्यों युग बाबू? युग तुरंत बोल पड़ता है, क्योंकि यामिनी, उस काले साए की दुखती हुई नब्ज अब हमारे हाथ में है। यामिनी के अभी भी कुछ समझ नहीं आया था और ये बात युग यामिनी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही समझ गया था, इसलिए यामिनी के कुछ कहने से पहले ही युग बोल पड़ता है, यामिनी तुम ये बात कैसे भूल सकती हो कि उस काले साए को अदृश्य कमरे के अंदर जो बॉटल है उसकी सख्त जरूरत है, और कुछ बॉटलें अभी भी अदृश्य कमरे में ही रखी हुई हैं। वो उन बॉटल्स को लेने के लिए फिर अपने साथियों को भेजेगा, और इस बार जब उसके साथी आएंगे तो हम उन्हें ऐसे ही नहीं जाने देंगे। हम उनका चेहरा देख कर रहेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि जिन्हें हम कायर कछुआ समझ रहे हैं वो हमारे कायर कछुआ है कि नहीं। यामिनी कहती है, मतलब हमें अमावस्या का इंतजार करना पड़ेगा युग बाबू, क्योंकि वो काला साया अब अमावस्या की रात ही ग्रेवयार्ड कोठी में भेजेगा। युग कहता कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। यामिनी कुछ सोचते हुए कहती है, बस एक बात और मेरे समझ नहीं आ रही युग बाबू कि अगर उस काले साए को बॉटल्स की इतनी ही जरूरत है तो वो एक बार में सारी बॉटल्स को अपने साथियों से क्यों नहीं मंगवा लेता है। युग धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, पता नहीं यामिनी, अब ये बात तो वो काला साया ही जानता है कि वो एक बार में सारी बॉटल्स क्यों नहीं ले जा रहा है। इसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर छुपा होगा। यामिनी इन सारे सवालों में इतना उलझी रहती है कि वो युग से पूछना ही भूल जाती है कि वो बंगला मुड़ा घाट पर क्यों गया था। युग भी उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता है, क्योंकि वो भी जानता था कि ये सही वक्त नहीं था वो बात करने का, इसलिए वो भी इस बात का जिक्र दोबारा नहीं छेड़ता है। इस तरफ काला साया अभी तक ट्रायंगल के अंदर बनी आंख के निशान के पास बैठा हुआ था। वो एकटक नजर से उसी निशान को देखे जा रहा था। आसपास सन्नाटा छाया हुआ था, एक गहरी खामोशी चारों तरफ छाई हुई थी। काला साया गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, अब तक वो दोनों आए क्यों नहीं? अभी तक तो उन दोनों को ग्रेवयार्ड कोठी से उस चीज को लेकर आ जाना चाहिए था। काले साए को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो अपने साथियों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फर्श पर जो निशान बना हुआ था उसके अंदर की आंख की पुतली तो गोल गोल घूम रही थी, पर उसके अंदर से इस वक्त धुआं नहीं निकल रहा था। वो पुतली बस गोल गोल घूमे जा रही थी और काला साया भी उसी पुतली पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। देखते ही देखते उस पुतली में से भी धुआं निकलने लग जाता है। उस पुतली में से इतना सारा धुआं निकलता है कि आसपास सारी जगहों पर फैल जाता है। अगले ही पल उस आंख की पुतली के अंदर से धुएं के साथ ही काला लबादा पहने हुए दो आदमी निकलते हैं, जिन्होंने अपने हाथ में एक एक कांच की बोतलें पकड़ी हुई थी। जैसे ही काला साया उन दोनों को देखता है उसके चेहरे पर चमक आ जाती है, उसके चेहरे की सारी परेशानी गायब हो जाती है। आंख की पुतली में से धुआं निकलना बंद हो जाता है, साथ ही वो स्थिर भी हो जाती है। काला लबादा पहने हुए आदमी दोनों एक साथ अपना सिर झुकाते हुए काले साए से कहते हैं, काल स्वामी का काला साया, कायम रहेगी हमेशा आपकी माया। काला साया उन दोनों को देखकर बस मुस्कुराते रहता है, उनसे कुछ नहीं कहता है। वो दोनों आदमी अपने घुटनों के बल बैठते हैं और अपना हाथ आगे करके वो बोतल काले साए को देने लग जाते हैं। जैसे ही काला साया उन बोतलों को छूता है, एक तेज हवा का झोंका आता है। वो हवा का झोंका इतना तेज था कि जिस लबादे से उन दोनों आदमियों का चेहरा ढका हुआ था वो लबादा कुछ ऊपर उठ जाता है और उनका चेहरा दिखने लग जाता है। वो दोनों आदमी कोई और नहीं बल्कि कायर और कछुआ ही थे। कछुए के गले पर एक लंबा खरोच का गहरा निशान था, जैसे किसी नुकीली चीज से उसका गला काटा गया हो। कायर बिल्कुल नॉर्मल था, उसके हाथ पैर चेहरे पर कोई निशान नहीं था। काला साया कायर और कछुए से कहता है, इतना वक्त क्यों लगा दिया तुम दोनों ने आ जाने में? कछुआ हकलाते हुए कहता है, वो
हमें वो मिल गई थी काल स्वामी। काला साया पलट कर पूछता है। कौन वो मिल गई थी? कछुआ कुछ कहता उससे पहले कायर बोल पड़ता है। यामिनी काल स्वामी, हमें यामिनी मिल गई थी। काला साया हैरानी के साथ कहता है। क्या कहा? यामिनी? तुम दोनों को यामिनी मिल गई थी? कायर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है। हाँ काल स्वामी, यामिनी। हम दोनों तो बिना कोई आहट किए चुपचाप उस कमरे में गए थे, पर पता नहीं कैसे वो यामिनी उस अदृश्य कमरे में आ गई थी। काला साया चिढ़ते हुए कहता है। तुम दोनों मेरे वो पत्ते थे जिन्हें मैं अंत तक छुपा कर रखना चाहता था और वक्त आने पर खोलना चाहता था, पर तुम दोनों ने सारा खेल बिगाड़ दिया। इतनी जल्दी यामिनी को तुम दोनों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए था। कछुआ हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है। उसे हमारे बारे में कुछ पता नहीं चला काल स्वामी, उसने हमारा चेहरा नहीं देखा। इसी के साथ कछुआ काले साए को वो सब कुछ बता देता है जो भी ग्रेवयार्ड कोठी में हुआ था। सारी बात सुनने के बाद काला साया कहता है। ये तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया कि उस यामिनी को बता दिया कि तुम दोनों किसी से कम नहीं और वो अपने ताज के बिना कुछ भी नहीं। वैसे भी अगर उस यामिनी ने तुम दोनों का चेहरा देख भी लिया होता तो भी वो मेरा कुछ नहीं कर सकती थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम दोनों मेरे लिए क्या कर सकते हो, किस हद तक जा सकते हो। अब तुम मेरे वफादार हो, वो वफादार जो कभी धोखा नहीं देते। क्यों, मैंने सही कहा ना? कायर कहता है। हाँ काल स्वामी, हम जिएंगे तो आपके लिए। कछुआ कायर की बात को पूरी करते हुए कहता है। और मरेंगे भी तो आपके लिए। अब आप ही हमारे लिए सब कुछ है। जैसे ही कछुए की बात खत्म होती है, काला साया कस कस कर डरावनी हंसी के साथ हंसने लग जाता है। उसकी हंसी आसमान में गूंजने लग जाती है। काला साया फिर कायर कछुए से बोल पड़ता है। कछेंदर कायर, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। अब मुझे अपना कार्य करने जाना है। कछुआ काले साए को टोकते हुए कहता है। काल स्वामी, आपने कहा था कि जब हम लौट आएंगे तब आप हम दोनों को एक और काम सौंपेंगे। कायर भी बोल पड़ता है। हाँ काल स्वामी, आप बस अगला आदेश दीजिए। बताइए अब हमें क्या करना है। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। काला साया कहता है। मैंने सोचा था जब तुम लौट आओगे तो मैं तुम्हें कामेश्वरी यक्षिणी को ढूंढने के लिए भेजूंगा, पर अब लगता है कि तुम दोनों को यह काम नहीं सौंपना चाहिए। कछुआ तुरंत बोल पड़ता है। पर क्यों काल स्वामी, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? काला साया कहता है। गलती तो हुई है और वो ये कि तुम दोनों उस यामिनी की नजर में आ गए हो। भले ही उसने तुम दोनों का चेहरा ना देखा हो, पर वो इतना तो जरूर समझ गई होगी कि तुम दोनों अदृश्य कमरे में क्या लेने गए थे, और अब तक उसने ये बात उस युग को भी बता दी होगी। कायर काले साए को बीच में ही टोकते हुए बोल पड़ता है। पर काल स्वामी, इन सब बातों का कामेश्वरी यक्षिणी को पकड़ने से क्या लेना देना? काला साया कायर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है। लेना देना है कायर, क्योंकि तुम दोनों से अभी भी मुझे कुछ बहुत जरूरी काम करवाने हैं जिसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों अब किसी और मुसीबत में फंसो। इसलिए बेहतर यही होगा कि मेरे अगले आदेश तक तुम दोनों लाल खाल जंगल में ही रुको, यहाँ से कहीं मत जाओ। कछुआ हामी भरते हुए कहता है। जैसी आपकी आज्ञा काल स्वामी। कायर भी कहता है। हम यहीं पर रहेंगे काल स्वामी, कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। अब आपके सिवा हमारा है ही कौन? आप ही तो हैं हमारे कर्ता धर्ता, हमारे सब कुछ है। काला साया कायर की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लग जाता है, पर उससे कहता कुछ नहीं है। उन तीनों के चुप होते ही फिर से खामोशी छा जाती है। काला साया फिर से मंत्र का जाप करने लग जाता है और एकटक नजर से फर्श पर बने निशान को देखने लग जाता है। काला साया मंत्र पढ़ ही रहा था कि देखते ही देखते आंख की पुतली के अंदर से एक तेज सुनहरी रोशनी निकलती है जो सीधे आसमान की तरफ जाने लग जाती है। वो रोशनी आसमान की तरफ जाती है और वहां पर फैलने लग जाती है। आंख की पुतली के ठीक ऊपर ही आसमान में एक सुनहरा गोल चक्र बन जाता है जो एक ही जगह पर स्थिर रहकर गोल गोल घूमने लग जाता है। ये चक्र ठीक वैसा ही चक्र था जो डायना और काले पोशाक वाले आदमी ने देखा था जब वो लाल खाल जंगल के पास पहुंचे थे। काला साया जो बोतल कायर और कछुआ लेकर आए थे उन दोनों बोतलों को अपने हाथ में पकड़ता है और आसमान में बने सुनहरे चक्र की तरफ देखने लग जाता है। अगले ही पल काले साए का बदन धुएं और बॉटफ्लाई में बदलता है। धुआं बॉटफ्लाई एक साथ उड़ते हुए आसमान की तरफ जाते हैं और सीधे सुनहरे चक्र के अंदर घुस जाते हैं। वो चक्र आसमान में ही घूमते रहता है और नीचे जमीन से कायर और कछुआ उस चक्र को एकटक देखते रहते हैं। कायर की निगाहें आसमान में बने सुनहरे चक्र पर टिकी ही हुई थी कि तभी उसे कुछ एहसास होता है और अगले ही पल वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है। तूने सुना कछुआ? कछुआ भी कुछ महसूस करते हुए कहता है। हाँ कायर, मैंने भी सुना।
इधर बंगलामुड़ा गांव में सुबह तो हो गई थी, पर युग अभी तक रात के सवालों के बीच ही फंसा हुआ था। वो अभी भी यही सोच रहा था कि वो यामिनी से कामेश्वरी यक्षिणी के बारे में कैसे बात करे। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी यामिनी से इस बात का जिक्र छेड़ने की, पर वो जानता था कि ये बात बहुत जरूरी थी। उसे यामिनी को कामेश्वरी यक्षिणी से मिलवाना ही होगा, तभी हालात सुधर पाएंगे, वरना हालात ऐसे ही बिगड़े रहेंगे। युग इस वक्त हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था और इसी बारे में सोचे जा रहा था। युग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं क्या करूं, कैसे यामिनी से बात करूं, कहीं वो मुझसे और ज्यादा नाराज ना हो जाए, और अगर उसे पता चला कि मैंने कल अष्टमी की रात कामेश्वरी यक्षिणी को बुलाने से पहले शिकार किया था तो वो तो मुझसे और भी ज्यादा नाराज हो जाएगी। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। युग ये सब सोच ही रहा था कि तभी सीढ़ियां उतरते हुए यामिनी आती है और सीधे युग के पास आकर खड़ी हो जाती है। यामिनी की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी सोकर उठी हो। युग यामिनी को देखकर सतर्क हो जाता है और बड़ी ही चालाकी के साथ कहता है, यामिनी उठ गई तुम? यामिनी कहती है, हाँ युग बाबू, मैं तो उठ गई, पर आपकी ये लाल आंखें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप रात भर से सोए नहीं हैं। युग यामिनी की बात से इनकार करते हुए कहता है, नहीं नहीं यामिनी, मैं भी सो गया था, बस मेरी नींद जल्दी खुल गई थी। यामिनी पलटकर कहती है, वो तो मैं देख ही रही हूँ युग बाबू, कुछ दिनों से आपकी नींद मुझसे पहले ही खुल जाती है। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, कोई बात है क्या जिससे आप परेशान है, जो आपको अंदर ही अंदर खा रही है? युग मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं यामिनी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। यामिनी कुछ नाराजगी के साथ कहती है, आपको नहीं बताना तो कोई बात नहीं युग बाबू, पर आप मुझसे झूठ तो मत बोलिए। आपको पता है ना, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, फिर क्यों बार बार जब देखो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करते हैं? नहीं बताना रहता है तो सीधे कह दिया कीजिए। यामिनी के लहजे में नाराजगी थी जिसे युग ने भांप लिया था। वो जान गया था यही सही मौका था यामिनी से उस बारे में बात करने का। उसे यामिनी का मूड भी कुछ अच्छा ही लग रहा था। यामिनी चुप ही रहती है, युग से फिर कुछ नहीं कहती है। थोड़ी देर बाद ही युग हिम्मत करके यामिनी से बोल पड़ता है, यामिनी, तुम कल मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं कल रात बंगलामुड़ा घाट पर क्यों गया था? यामिनी तुरंत बोल पड़ती है, हाँ युग बाबू, वो कायर कछुआ के बारे में सोचते हुए इतना उलझी रही कि ये बात मेरे दिमाग से ही निकल गई। यामिनी तुरंत युग से पूछ पड़ती है, खैर कोई बात नहीं, कल नहीं पूछ पाई तो अब आप ही बता दीजिए कि कल रात आप बंगलामुड़ा घाट पर क्यों गए थे? युग एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरकर बाहर छोड़ते हुए कहता है, मैं कल घाट पर कामेश्वरी जी से मिलने गया था यामिनी। जैसे ही यामिनी युग की ये बात सुनती है, यामिनी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी के नाम से ही यामिनी को चिढ़ मचने लग जाती है। यामिनी हैरानी के साथ कहती है, आप माँ से मिलने गए थे, पर क्यों युग बाबू? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।